हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी अ टॉपर। तो आज हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम जनरल पॉइंट्स बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लेंगे। ओके। तो अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन शो करता है। ओके। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे इट इज द इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ दैट मटेरियल शो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस। ओके। नेक्स्ट थिंग इज उसकी यूनिट चार्ज की, विच इज कूलाम, जो एसआई यूनिट है। और अगर हम उसकी सीजीएस यूनिट देखें वो है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके। तो अगर हम कन्वर्जन देखें तो 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU। ओके। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ क्यों लिखा है चार्ज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके। तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि हम 1 कूलाम चार्ज को, अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज 11th में पढ़ी हुई थी उसमें चार्ज को नहीं रखा गया है। ओके। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसा कि आपने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी सुना होगा। हम्म उसी तरीके से मास का सुना होगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऐसे ही जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है पूरे यूनिवर्स का, वो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो घिसा पिटा सा जो डेफिनेशन होता है वो सबको पता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हाँ ये आप लोगों को पता तो है लेकिन आप को समझ नहीं आता होगा। तो वो है, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम है आपके पास। ओके। उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप अगर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, ये मटेरियल ए है और आप मटेरियल बी में अगर कोई चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सबसे कम चार्ज जो ट्रांसफर करेंगे वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। उससे कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1 क्वांटम, इसके हिसाब से, चार्ज के हिसाब से। ओके। और अगर आप ट्रांसफर कितना भी करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ दैट चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही होगा। ऐसा तो नहीं है आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, है ना। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है। ओके। तो अब हम थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि सभी को पता होगा प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके। एंड सेम विद द इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है। आगे देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ओके। मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है। अब जो चार्ज होते हैं वो ज्यादा, मतलब हर समय जो होता है वो अडेक्टिव इन नेचर होता है, मतलब उसको ऐड करते हैं। जैसे कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, उस पे -2 कूलाम का चार्ज है। ठीक है। अगर हम उसमें 5 कूलाम चार्ज और देंगे, प्लस का 5 कूलाम, तो वो ऐड करके ही आएगा। ओके। आगे इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 3 कूलाम। दैट इज इट। तो ऐड ही किया है, तो एडिटिव इन नेचर होता है जो चार्ज होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो कूलाम्स लॉ जो है वो कहता है कि अगर कोई एक, ये चार्ज है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये चार्ज है, ठीक है, क्यू, ये चार्ज है Q1। ओके। एंड दिस वन इज Q2। ठीक है। तो कूलाम का जो लॉ है, स्टेटमेंट, वो ये कहता है कि जो इनके बीच का
रिपल्सिव या अट्रैक्टिव जो भी फोर्स होगा वो उन दोनों के चार्ज के जो वो हो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का सेपरेशन दैट इज यहाँ पे हम आर मान लेते हैं, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनता है, इसको हटा देते हैं, तो वो ऐसा होगा कि एफ, जस्ट अ सेकेंड, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ओके, और F is inversely proportional to R square, ओके। तो अब ये जो टोटल बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा K, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ओके, आएगा K, आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मेरे पास थोड़ी जगह कम बची है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो वो समझ आ गया, ओके। तो जो हमारा के होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, के जो है उसकी ऐसा यूनिट में वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यूनिट तो आप लोग फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, और उसकी सीजीएस यूनिट में अगर निकाला जाए तो के की वैल्यू होती है 1, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज रह गई है, हाँ, हम लोगों ने के का वो नहीं देखा कि के होता क्या है। तो के इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल के है, वो बनाने में प्रॉब्लम होगी इसलिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, और उसके आगे फिर बात करेंगे, ओके। चलिए परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको हम के कह रहे हैं, इसी को ईआर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन, जो हम लोगों ने अभी एप्सिलॉन दिखाया था वही होता है परमिटिविटी। तो जो एप्सिलॉन है उसकी एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब वैक्यूम में परमिटिविटी क्या होता है कि कितना पास कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन है वो कितना हो पा रहा है, कितनी हद तक हो पा रहा है उस मीडियम में। तो जो वैक्यूम है उसकी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट आप लोग देख लेंगे खुद से निकाल के, और अगर नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं निकाल के बता दूंगी, ओके। आगे देखते हैं। तो जो के है उसको हम क्या लिख सकते हैं? परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और यहाँ पर के फॉर वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1 मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। और जो के, जैसे कुछ चीज़ों का के आपको देखना होगा, जैसे कि के फॉर वाटर, वाटर को H2O लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके, विच इज 81, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलिए, हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, ये है, क्या बोलते हैं, जब उस ट्राइब में ये सब दिखाना मुश्किल था, इसलिए मैंने एक प्लेन पेपर पे ये लिखा हुआ है, उसके बाद फिर मैं बता रही हूँ कि क्या किया है। सबसे पहले ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, ठीक है। उसमें क्या किया है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ये जो दिख रहे हैं ये चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो Q1 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है R1 वेक्टर, और जो Q2 की डिस्टेंस है वो है R2 वेक्टर, और Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने माना है R12 वेक्टर, ठीक है। तो अगर जो Q1 है उस पर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, उस फोर्स को रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज लेके रखे हैं हम लोगों ने, मान के चलते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, तो उसको नाम दिया है F12, ओके।
मतलब 1/2 की वजह से जो फोर्स है। ऐसे ही जो एफ Q2 पर फोर्स लगेगा उसको हमने नाम दिया है F21। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया है, जैसे वेक्टर में आप लोग करते थे कि हेड टू टेल लगाएंगे उसको वेक्टर को, तो और उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये R2 है जो वेक्टर और R12 वेक्टर है। ठीक है, हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, तो इनका सम जो होगा थर्ड वेक्टर यानी कि R1 वेक्टर के बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, R12 की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर। उसके बाद एक सेकेंड स्क्रॉल करते हैं नीचे। इसके बाद हमने किया है कि इसकी यूनिट निकालनी है। यूनिट जो यूनिट होता है, यूनिट वेक्टर, उसको निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि जो वेक्टर होता है अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है। आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा। उसके बाद हमने जस्ट फोर्स की यहाँ पर इक्वेशन लिख ली है। F12 क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है यहाँ पर F12 वो R12 के अलोंग लग रहा है। ठीक है, यही हम लोगों ने, इसीलिए जो यूनिट वेक्टर है, जैसे अगर एक्स एक्सिस में फोर्स लगता है तो एक्स में बोलते हैं ना 5 यूनिट, 5 कूलाम सॉरी 5 न्यूटन चार्ज जो लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम बोलते हैं आई कैप। ओके, इसी हिसाब से हमने बोला है R12 कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लास्ट में वैल्यूज रख देंगे। तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू के मेरा पेन काम नहीं कर रहा, के Q1 Q2 अपॉन जो R स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर वो यूनिट ही तो है, तो ये यूनिट की 2 जो होगी पावर और इस यूनिट की 1 पावर, हमने इसको इसके फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी R वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की होल पावर 3 लगेंगे इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर कोई एक रीजन है जहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिकल चार्ज रखा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर हम उस रीजन में एक सर्टेन रीजन होता है जिसके अंदर अगर हम कोई और टेस्ट चार्ज लाएंगे तो वो टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन, वो उस हिसाब से कि अगर जो चार्ज है वो अगर पॉजिटिव है और अगर टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन शो करेगा, और अगर जो टेस्ट चार्ज है वो निगेटिव है तो अट्रैक्शन शो करेगा। ओके, तो वही कहते हैं द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज। ओके, मतलब कोई और चार्ज से जो होगा वो इन्फ्लुएंस उसका फील कर पाएगा जो पहला चार्ज वहां पे रखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट चार्ज पे कितना जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अगर किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो है। ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला जो है वो है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, इसमें हम लिमिट लगाएंगे, तो मैं लिमिट वहाँ पर लिख नहीं पा रही थी इसलिए मैंने नहीं किया है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर लिमिट है LIM, आप लोग लिख लीजिएगा, लिमिट टेंस टू 0। इसका मतलब है कि जो पॉइंट जो चार्ज आ रहा है टेस्ट चार्ज वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम एक जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज भी अगर हम बड़ा लाएंगे किसी और चार्ज के पास में तो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से जो पहले वाले चार्ज की थी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगी। जो मीजर करने आए थे हम उसी को बेकार कर देंगे, तो क्या फायदा, है ना।
इसीलिए जो नीचे चार्ज लाया जाता है टेस्ट चार्ज वो ऑलमोस्ट टेंस टू 0 होता है, इसीलिए हम वहाँ पर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलाम होगी। ठीक है, और या फिर वोल्ट अपॉन मीटर भी कह सकते हैं इसकी यूनिट। और इसका डायमेंशन वो आप निकालेंगे या फिर मैं बता देती हूँ। अच्छा, m1l1t-3a-1। ओके, ये है इसकी डायमेंशन। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉजिटिव से दूर जाते हुए दिखेगी और निगेटिव के करीब। जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इससे दूर साइड होंगी। ठीक है, दूर जाते हुए। जैसे एक डाइपोल की बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ये, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी होंगी और डायरेक्शन होगा ये, मतलब वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई और पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हुई। और इसी को ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो वो रिपल्शन शो करेगा, यहाँ साइड फोर्स लगेगा सेम एज, तो वही लिखा है यहाँ पे, एक्ट इन द डायरेक्शन एज फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां पे लाया जाए, अगर हम नेगेटिव चार्ज के पास में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो वो डायरेक्शन इस साइड शो करेगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। तो वही सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे, जो इसके साथ में एक और फॉर्मूला आता है कि जो फोर्स होता है वो इज इक्वल्स टू हो सकता है Q, यानी कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।